वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन, कोयलों को, पेट्रोलियम को, इसका आपने बहुत ज़्यादा उपयोग किया। औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, आपके सामने जो बिजली है उसकी खपत बढ़ी, और खपत बढ़ी तो क्या हुआ, कोयले का ज़्यादा उपयोग बढ़ा, अपन जो वाहन है साधन का उपयोग करने लग गए। इससे भी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भारी मात्रा में अपने जलवायु में पहुंची। अगला क्या है, वनों की कटाई। जो वन है, पहले देखो कितनी हरियाली देखने मिला करती, अब हरियाली तो आस पास देखने मिले, लेकिन पेड़ा का रूप में तो बहुत कम हो गई है ना, हरियाली बहुत कम होगी ना। तो यही है कि जो पेड़ पौधे थे उनको काट काट कर अब हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है। अगला है औद्योगिक उत्सर्जन करना। जो उद्योग हैं, अब आपके सामने जो उद्योग हैं वो भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिक क्रांति बढ़ी, उद्योग भी बढ़ते चले गए। तो उद्योग बढ़े तो इससे क्या, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है भारी मात्रा में निकला, ऊर्जा की खपत बढ़ी तो वहाँ से भी निकला। तो इससे क्या हुआ, जो आपके जो जरूरी कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जय की इंडस्ट्री हुआ वह को धुआं निकला है ना। तो इससे क्या जाता है, औद्योगिक उत्सर्जन से भी जलवायु के अंदर जो आपकी वायु है उसके अंदर प्रदूषण देखने को मिला। अब क्यों है, देखो मैं 2 मिनट और था टाइम लूँगा, बहुत अच्छो कॉन्सेप्ट सार समझ में आगो जलवायु प्रदूषण को। देखो ओवे के अपने जो एक आया समझ लो कमरो है ना, एक कमरो है। अब कमरा के अंदर क्या है करती, एक कमरा मान लीजिए आप, या फिर एक बक्सा मान लीजिए, एक बक्सा है, उसके अंदर बहुत सारी गैसें अंदर डाल रखी हैं अपन ने, समझ में आ गई। अब क्योंकि वो जो बक्सा के अंदर लाइट आई, कांच को बने हुए तो जो क्या बोला करी ही सूर्य की किरण पड़ी। अब क्या होती, एक बक्सा के अंदर नीचे एक आए की चीज लाग रही जो क्या करती, यूं टकराती, और जितनी जरूरत होती ना बक्सा के अंदर जो ये पर टकराती और वो वापस चली जाती विकिरण, समझ में आ गई। अब क्या करती, अभी थोड़ी थोड़ी गैस भी ही, तो ये गैस क्या कराया करती, वो बक्सा के अंदर लाइट आई थोड़ी थोड़ी रख लेती, ताकि बक्सा को जो टेम्परेचर है ना वो क्या रहे, मेंटेन रहे, मतलब जो तापमान है वो मेंटेन रहे। थोड़ी थोड़ी विकिरण आपका कहना रख लेती है ना, और बाकी ये वह वापस चली जाती। या ओएफ थे को समझो गैस कहीं रखेंगी, रख ली है, या मैं प्रॉपर्टी हुआ है रसायन में, है ना, तो वापस चली जाए करती। अब क्यों गो, अब थे क्या करो, एक अंदर एक छेद करके और थोड़ी सी जो गैस है ना वो और बढ़ती, और ज़्यादा बढ़ती। अब और ज़्यादा गैस बढ़ होगा तो क्या जो चीज़ है, अब और ज़्यादा विकिरण कैप्चर होंगी भाई, और ज़्यादा विकिरण रखी जाएंगी, है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा, पहले टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाओगे, है ना, ज़्यादा हो जाओगे तो क्यों जगो जो कांच है वो गर्म हो, ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाओगे, समझ में आ गई ना। तो यही घटना देखने मिली अपनी पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी है बक्सो, और ये जो थन गैस बताई ना, यह क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, CO2 SO2, ये सारी के ग्रीन हाउस गैस हैं, हनको कार्य क्या है, सूर्य से जो किरण आई ना बस 70-80% तो रिफ्लेक्ट हो जाया करती, और बाकी जो बचती ना उन्हें ट्रैप कर लेती, ताकि भैया अपना जो पृथ्वी को तापमान है वो नियंत्रित रहे, समझ आ गया। नहीं चांद पे क्या है, रात हो जाए जो तो -100 डिग्री चल जा, और दिन हो जाए जना कितना चल जा, 365 डिग्री तक, ज़्यादा बता दीजिए 100 डिग्री तक चले जा, है ना। तो इससे क्या टेम्परेचर एकदम स्टेबल कौन रहे, हन ये गैस है ना ग्रीन हाउस गैस जो आप बोला, हन को काम बढ़िया है, ये क्या करें अपना टेम्परेचर ना मेंटेन करके रखें भाई, ना तो ज़्यादा बढ़ा दी, ज़्यादा अगर देखो तो -40 से लेके +40 तक ही अपना लगभग पूरी पृथ्वी पर तापमान देखने मिला है ना, कठे कठे ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे क्या हुआ, ये ग्रीन हाउस कंट्रोल कराया करती, लेकिन अब क्या करो आप हन की मात्रा बढ़ा दी कया उद्योगों के द्वारा। तो अब क्या होगा, अब जो पृथ्वी को तापमान बढ़ना शुरू होगा। अब पृथ्वी को तापमान बढ़ गो तो कोई चीज़ गर्म होगी, तो क्या थी भाई, बर्फ का जो अपने ग्लेशियर था वह पिघलना शुरू होगा। अब ग्लेशियर हम छोटो मोटो पानी को नहीं थे सोचो, तो आपने जो पृथ्वी में जितना पानी है या फिर जितना और पानी उससे ज़्यादा ग्लेशियर हम है, तो ग्लेशियर का पानी पिघल पिघल के समुद्रों में आने लग गया, बरसात ज़्यादा भाई आपने पानी जो वाष्पीकरण ज़्यादा होने लगी, बरसात बेसमय की होने लगी, इससे क्या समुद्र का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। तो समुद्र को जो टेम्परेचर का जो समुद्र का स्तर है उसमें भी वृद्धि होने लगी, अनियमित वर्षा और बाढ़ देखने को मिलती है। अब थे काफ़ी बार ऐ कौन खाने लग जाएंगे, कौन सा टाइम की वर्षा होने लगी, टाइम में तो देखिए को नहीं वर्षा, है ना, ये आपको सुनने को मिलता है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के समय आप अगर अपन सही से एनालिसिस करोगे तो पहले जो फसल आप एक समय पहले 1 महीने पहले बोते थे ना, आजकल वो 1 महीने बाद में बोने लग गए हैं। अपन 1 महीने का डिफरेंस है वो लगभग अपनी जलवायु में देखने को मिल रहा है ना। कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, तो अपनी तो सारी फसल क्या पर डिपेंड है। 80% लोग हम थे वीडियो देख रहे होगा
कृषि करता होगा 80% करके एक ही फसल यहाँ तो जो बारिश हो जावा अब बड़ी ये टाइम वाली तो अगर नहीं हुई जना क्यों जागो ज़्यादा होगी जब भया नुकसान हो जाए नहीं हुआ तो भया नुकसान जगो तो कृषि पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। वैश्विक तापमान की बात करें अपन, वैश्विक तापमान क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4 और NO2 की अधिकता के कारण तापमान बढ़ता है। तो मैंने बता दिया था ना आपको, ये वही गैस है जो गिलास के अंदर आप गैस डाल रखी ना, वह कौन सी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी पर क्या करती हैं, जो सूर्य की विकिरण है उनको कंट्रोल ट्रैप करके वातावरण को नियंत्रित करने की कार्य करते हैं। तो ये ज़्यादा होने से क्या हो जाती है, हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ जाता है। इससे क्या हो गया, आपके सामने जो ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्रों में तूफान देखने को मिलते हैं और गर्मी की लहरें। जब पहले लू चालिया करती है, आजकल क्या चलने लगी, हीट वेव चलने लगी। सुने बोलते है ना, कदे भी मौसम विभाग ने दी चेतावनी हीट वेव चलने की संभावना। पहले कदे आज 2-3 साल पहले सुने होगी थे हीट वेव, आजकल ही चलने लगी है। इससे क्या होगा कि जो मतलब लू तो पहले भी चला करती, गर्मी पहले भी होती, लेकिन एकदम जो मतलब भीषण गर्मी देखने मिला है उनके बोले जाए वो गर्मी की लहरों के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण का उपाय क्या कर सकते हो भाई, ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ। अब एक सड़क है जिसका किनारा पेड़ पौधा लागने बथन उसको तापमान देख लियो, और एक देख लियो जठे कोई भी पेड़ पौधा ना नहीं लाग रहे, उस सड़क को तापमान देख लियो कि अंतर मिलेगा ना। क्यों? जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जो हीट है उसको ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, कोयोटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को हमें मानना चाहिए, जिसमें क्या कर रखा है कि हमें इतना ही तापमान बढ़ाना पृथ्वी को, उस पर नियंत्रण की बात कर रखी है। ओजोन परत क्षरण की बात करें, ओजोन लेयर डिप्लेशन की, किस कारण होता है ओजोन परत का क्षरण? वो आपको देखने को मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन गैस हो गई, इन सब गैसों के कारण निकलने के कारण आपको ओजोन परत है उसका डिप्लेशन है वो देखने को मिलता है। प्रभाव की बात करें तो आपके सामने जो हानिकारक बेराबिंगनी किरणें हो गई भाई, यूवी रेडिएशन है ना, वही है ना। इससे क्या मैंने बताया था, ओजोन लेयर व छतरी है, वह छतरी में छेद होना शुरू हो। क्यों हो? क्योंकि जो गैस में CFC गैस होया करती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, उसके अंदर आपके सामने वो उसमें छेद कर दिया, वो धीरे धीरे पतली हो गई, तो पतली होने के कारण सीधी यूवी रेडिएशन अपनी पृथ्वी पर आ रही है। इससे क्या हो सकता है, आपके त्वचा कैंसर हो सकता है, आंखों की बीमारी है बा हो सकता है। नियंत्रण के उपाय बताएं, CFC पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। मोनेट्रोल जो प्रोटोकॉल है 1987 में जो लागू किया गया था, इसको अपन को अच्छे से मानना चाहिए। तो मोनेट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करो 1987 वाले को, और नियंत्रण करने का प्रयास करो। सब चीज़ें बता दी थी धनबाद छतरी वाला एग्जाम्पल देके मैं। एसिड रेन की बात करें तो SO2 और एसिड रेन भी बता दी। वो कौन बताया था ना मैं कि गुस्सा वाला आदमी एक रहा है कौन गुस्सो, तो वह सब चीज़ें था ना मैं अपने बता चुका हूँ, पहले ही यूनिट में बता दी। SO2 और NO2 गैसें जब जल में मिलती हैं तो क्या हो जाता है, H2SO4 और H1O3 मिलता है। एक बार फिर से बता दें, मतलब अगर वो गैस हुई है ना, जो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड है, ये हण के अंदर अम्लीय प्रवृत्ति हुआ है, और जब ये पानी के साथ मिले तो क्या है, सल्फर हाइड्रस ऑक्साइड बनाती हैं, और सल्फर नाइट्रोक्साइड इनके द्वारा इन जो रसायन इनके द्वारा प्रयोग होता है, मैं भी भूल रहा हूँ ऑप्शन का नाम। इसके प्रभाव से क्या देखने को मिलता है, इनके फसलें नष्ट होती हैं भाई। मथान बताए पाल रो पानी जब थे फसल और कदे कदे शुरुआत की बारिश हुआ है जना कौन की पाल रो पानी लागू, अब पत्ता पीला होना शुरू हो गया इनका, तो वो पाल रो पानी क्यों है आपके सामने अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जा है। अया कौन को पहली वर्षा में नानो इंसान की जो ये फुंसी वगैरह हो गया आपके सामने, आपको कोई त्वचा से संबंधित रोग हो गया, वो सही हो जाता है। क्यों जो है, क्योंकि अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा से त्वचा है को ऊपर अगर मान ली कोई बैक्टीरिया वगैरह था वह क्यों जाए नष्ट हो जाएंगी, तो इससे क्यों आपके सामने। और इमारतें भी क्षतिग्रस्त होती हैं, क्योंकि मार्बल वगैरह को सबसे ज़्यादा नष्ट कौन करता है, अम्लीय वर्षा ही नष्ट करती है। जल स्रोत सारे अम्लीय हो जाते हैं, जितने भी जल के स्रोत आपके आसपास में वो सारे अम्लीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आपको स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करो, मतलब आपके सामने ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करो जिसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड उसका उपयोग में हो। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आपके सामने, जो भी आप वाहन का प्रयोग कर रहे हो। अगले कुछ पर्यावरण से संबंधित कानून है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कानून है, इनको तो रट ही लेना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण प्रदूषण 1986 का कानून बनाया गया। इसमें सरकार ने क्या एक पहली बार 1986 के अंदर पहली बार नियम बनाया कि जो भी किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होगा उसको नियंत्रण करने के लिए उद्योग हो गए, आपके सामने जो गाड़ी वाहन हो गए है ना, इन सबको प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करना होगा।
है ना। तो इन सब चीज़ों पर पहली बार ये कानून बनाया गया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 में, इसमें क्या है, वायु प्रदूषण रोकने हेतु सीपीसीबी और एसपीसीबी की स्थापना की गई। तो ये आपके सामने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2 कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए आपके सामने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड की शुरुआत की गई 1974 में। अगला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वन्य जीवों की रक्षा हेतु, वन्य जीवों की रक्षा और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों को निर्माण की रक्षा हेतु 1972 में निर्माण किया गया कि भाई जो जैसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल देखने को मिलते हैं, वन्य जीव रहते हैं, उनसे संबंधित आपके सामने उनके कंट्रोल करने के लिए 1972 में क्या बनाया गया, आपके सामने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1987। तो वनों की कटाई पर नियंत्रण करने के लिए, वनों को संरक्षण करने के लिए आपके सामने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 में उसका बनाने का कार्य किया गया। अच्छा, इसमें क्या बात कर, अलग अलग प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जिनसे क्या आपके सामने जो ओजोन परत है उसमें क्षरण देखने को मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण का कार्य किया गया। तो इसमें पहला कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन 1987। तो जो मॉन्ट्रियल के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको यूज किया गया, प्रोटेक्शन का नाम है प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल नामक जगह है, वहाँ पर प्रोटोकॉल किया गया, समझौता किया गया 1987 में, जिसमें क्या था कि ओजोन लेयर है, देखिए कि भाई एक वो नासा है, आपने क्या करी, एक तस्वीर जारी करी थी जिम क्या दिखाया, तो अंटार्कटिका जो जगह है ना जहाँ बर्फ बर्फ है उठे उसके ऊपर जो ओजोन पर है जो आप थोड़ी पतली हो रही है, बात दिखाई गई, कंपैरिजन करेगो पिछला 200-300 साल जना क्या करेगो, मॉनिट्रियल प्रोटेक्शन 1987 में आपके सामने एक समझौता किया गया। इसमें क्या था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आजकल जो फ्रिज वगैरह उसके अंदर ये नहीं डाली जाती है, तो इसलिए अब ओजोन से संबंधित जो समस्या थी वो तो धीरे धीरे सोल्व हो गई है। अगला क्योटो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल 1997 है, उसको किया गया। तो कोयटा के अंदर प्रोटोकॉल होता है 1997 में, उसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन हम करेंगे, मतलब क्या करो कि भैया जितने जो उद्योग वगैरह हैं उसको इस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा कि उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कम से कम वातावरण में फैलें। तो एक तहत आजकल जो उज्ज्वला योजना शुरू करी गई कि जो लकड़ी को जलाकर जो लोग खाना पकाते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए लोगों को क्या दिया गया, सिलेंडर दिया गया था। किसके तहत है, पहल कोयटा प्रोटेक्शन के तहत ये पहल की गई। अगला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। अब जैव विविधता की है भैया, मान लो के बताऊँ थाने अँ को कोई जगह है जटे के है जंगल देखने मिली ही, पेड़ पौधा ही, जीव जंतु रही, शेर सार हिरन आरण ये सब रही उठे, मतलब जो 1-2 पोखर भी ही, बढ़िया जगह है एकदम, है ना। तो अँ की जगह ना कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, ताकि उठे कोई उद्योगों का निर्माण नहीं हो जा, लोग जाके रहन ना लग जाए, क्योंकि लोगों को मन भी तो है कि जगह ही लगा है ज़्यादा, और भाई उठे खनिज वगैरह भी हुई तो अवैध रूप से उन्हें करना लग जाए, कोई पर्यटन स्थल नहीं बनाती। इसलिए क्या बनाया गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसका निर्माण किया गया 1992 में। इससे क्या हुआ, वहाँ की जो जमीन वगैरह उसको संरक्षित किया गया। अगला क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC 1997 में। अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया, रसायनों का उपयोग किया गया, मनुष्य पर रसायन छिड़के गए। जैसे सबसे जो वियतनाम युद्ध हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, वहाँ पर वहाँ पर क्या कहता, वियतनामी युद्ध था शायद, कमेंट अगर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। वियतनामी देश था, वहाँ पर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर क्या किया था, जो अमेरिकी लोग हैं ये घना बहुत सियाना ही, ये दूसरा नहीं ज्ञान दी, इनका क्रम बहुत बुरा ही है, क्या करो उठे बहुत ज़्यादा रसायन गिराया था, तो इससे क्या मनुष्य का शरीर पर पड़ता तो वह गल जाया करता। तो ऐसे जो केमिकल वेपन है इनको बनाने के लिए, ताकि इससे क्या हो, जो पर्यावरण होता है उसको भी प्रदूषित होता है, इसके लिए 1997 में समझौता किया गया कि हम इस प्रकार के रसायनों का कभी भी उपयोग नहीं करेंगे और ना ही इनका निर्माण करेंगे। प्रकृति संरक्षण और आदिवासी अधिकार, नेचुरल रिजर्व एंड ट्राइबल राइट्स। तो आपको पता है जैव संरक्षण करना जरूरी है भाई, जैव विविधता बचाना जरूरी है, लेकिन आदिवासी लोग ये बताओ हमेशा उठे रहता रहे ना भाई जंगला के अंदर, तो हुन का भी अधिकार है ना बचाना जरूरी है। इसलिए क्या करेगा, अलग से अधिनियम बनाया गया।
प्रकृति संरक्षण क्षेत्र, तो अलग अलग प्रकार का जो क्षेत्र बनाया गया, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको निर्माण किया गया। अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह होती हैं, ये उनका अलग अलग राइट हुई। जैसे आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या किया गया, आदिवासियों को वन संसाधनों पर अधिकार बताया गया। इम के बतायो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करी गयो, जिम यही बताया गया कि आदिवासी लोग ना उनको वना पर अधिकार है, तो उनने उनसे दूर कौन लेके जा सका, उन्हें उनसे वंचित कौन कर सका। समझ में आ गया आपको। तो इसलिए आदिवासी लोग हैं उनको वनों का ही एक प्रकार का भाग माना गया। अगला क्या है, मानव वन्य जीव संघर्ष। तो क्या है, अब मान लो एक बात सोचो, जो पहले जंगल होया करता तो जंगल में जानवर हो जाया करता, और तो इंसान ने ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं। चित्ता को एग्जाम्पल ले लो, तो ठीक है कि भाई मान लो उन पहले जो हिरण वगैरह मिल जाया करती तो वह खा लेता है ना, उठे पर्याप्त जानवर है, और भाई हर जो जानवर को फिक्स क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो और कोई ना कोई नहीं। अब क्या हो रहा है, इंसान मकान बना लियो, तो अब क्या रखो उनका क्षेत्र में, भाई उनका क्षेत्र में आदमी है वो थोड़ी है उनके क्षेत्र में, है ना, तो वो क्या हो घर में घुस जाओ, तो इससे क्या होगा, नुकसान उसका है। तो यही बताया जा रहा है कि जो जीव जंतुओं के क्षेत्र में हम घुसे हैं वो हमारे क्षेत्रों में नहीं घुसते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, मानव और वन्य जीव का संघर्ष बोला जाता है। अभी तेलंगाना में थोड़े से दिन पहले वो वनों की कटाई की जा रही थी, आपने वीडियो देखा था ना, जिसमें जेसीबी को उठा दिया था उस साथी ने, वो वीएफएक्स था फिर रियलिटी, लेकिन वो देखने को मिल रही थी कटाई उससे संबंधित। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या हो रहा है, जलों पर जो आपको जंगल है उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लोग वहाँ पर रहने लग गए हैं।